तो हेलो ऑल। स्वागत है आप सबका विजन प्रोग्रामर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बैक ऑर्डर प्रेडिक्शन। तो बेसिकली ये एक आई न्यूरॉन की इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली में बैक ऑर्डर होता क्या है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो बैक ऑर्डर मीन्स अगर समझ लो आपने किसी एक स्टोर पे ऑनलाइन एक ऑर्डर डाली, तो टेम्पररी वो अभी ऑर्डर अवेलेबल नहीं है उस स्टोर पे। फिर भी अगर उस ऐप ने आपको बता दिया कि हम 2-3 दिन में या फिर थोड़ी समय बाद आपको अवेलेबल कर देंगे, तो इसका मतलब आपकी जो ऑर्डर है वो बैक ऑर्डर पे चली गई। ये हो सकता है कुछ टेम्पररी इश्यू की वजह से मशीन्स काम नहीं कर रही, वर्कर्स छुट्टी पे है या कुछ भी हो सकता है इसकी वजह। तो इसे ही बोलते हैं बैक ऑर्डर। तो इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है बिज़नेस में। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस बैक ऑर्डर को। इसके लिए जो भी डेटा सेट है, वो डेटा सेट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम जो भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें लगने वाली है, वो पहले तो इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो पहली लाइब्रेरी है numpy। बाद में हमें लगेगा पांडास। उसके बाद लगेगी मैटप्लॉटलिब। तो अभी डेटा सेट मैंने डाउनलोड करके मैंने अपने इसमें करंट डायरेक्टरी में सेव कर दिया है। तो आप भी डाउनलोड करके करंट डायरेक्टरी में सेव करिएगा। तो मेरा डेटा सेट सेव है इस नेम से, कैगल डेटा सेट ट्रेनिंग डेटा सेट नाम के। तो इसका पाथ मैंने इधर डाल दिया है। तो अभी ये टीएफ वेरिएबल में ये हमारा डेटा सेट स्टोर हो गया है। तो बेसिकली इस वीडियो में, इस प्रोजेक्ट में हम कोड आपको लिख के बताएंगे। ऐसा नहीं कि कोड पहले से लिखा होगा और मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आपके सामने लाइव कोड लिख के बताऊँगा कि कैसे वर्क वगैरह होता है। तो ये जो कोड है, तो ये मैंने पहले से ही लिखा है क्योंकि ये मतलब इस प्रोजेक्ट का कोड नहीं है एक्चुअली में। तो इस कोड की वजह से अपना जो कॉलम्स है, मतलब अपना पूरा डेटा जो है वो दिख जाता है पूरा। मतलब अगर हम इस कोड को नहीं लिखे तो पूरे कॉलम्स नहीं दिखेंगे हमारे। तो इस कोड की वजह से अपने जो कॉलम्स है वो पूरे दिखेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा सेट में कितने कॉलम्स हैं, इतने कॉलम्स है और ये सब उसके नाम है। तो हम इसकी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं df.info देख के। तो इस कोड से आपको पता चल रहा है कि डेटा टाइप कौन से है इस मतलब कॉलम के। तो हमारे यहाँ 22 कॉलम्स है, मतलब 23 है कॉलम्स एक्चुअली में। और उसके जो डेटा टाइप्स है वो है ऑब्जेक्ट, फ्लोट। ऑब्जेक्ट, फ्लोट बेसिकली ऑब्जेक्ट जो डेटा टाइप है ना, वो कैटेगरिकल डेटा टाइप होता है, ये नहीं चलता। ये मतलब हमको कन्वर्ट करना पड़ता है फ्लोट या इंटीजर में। तो देखेंगे आगे वो कैसे करता है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे डेटा सेट में कुछ नल वैल्यूज़ वगैरह है क्या। तो इसके लिए फंक्शन है, आपको पता ही होगा, df डॉट इज नल। अगर हमने सिर्फ इतना ही लिखा तो आउटपुट जो है वो ट्रू और फॉल्स में दिखाएगा और पूरा डेटा सेट दिखाएगा। तो हमको एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि डॉट सम बोल के करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये कॉलम वाइज हमको नल वैल्यू देगा। आप देख सकते हैं अभी इधर, ये देखिए कॉलम वाइज एसकेयू में एक भी नहीं है, नेशनल आईएनवी में एक है, लीड टाइम में इतने हैं। तो एक कॉलम वाइज दिखाता है। अगर हम समझो हमने और एक बार सम लगा दिया तो एक टोटल पूरे डेटा सेट में जितने भी है वो दिखा देगा।
ये देखिए, तो फिलहाल तो हमें ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कॉलम वाइज, तो इसलिए हम इसे छोड़ के रन कर देते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि लीड टाइम में बहुत ज़्यादा नल वैल्यू है, बाकी सब में एक एक है। तो हम सीधा ड्रॉप तो नहीं कर सकते नल वैल्यू को, क्योंकि अगर हमने ड्रॉप कर दिया तो इतना सारा डाटा सिर्फ इस लीड टाइम की वजह से पूरा डाटा चला जाएगा, इतना इतना भी जो रो है। तो और कितने हैं, 1 लाख 89,894 कुछ तो है। तो उतनी सारी चली जाएगी, रो ड्रॉप हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको लीड टाइम को फिल करेंगे। अगर कैसे फिल करना है वो हम आगे देखेंगे। तो इस लीड टाइम नल वैल्यूज़ को फिल करने के लिए हम चेक करेंगे कि इस लीड टाइम की मीन और मीडियन क्या है। तो इसके लिए इसको कॉपी करता हूँ, डॉट मीन करेंगे तो ये मीन आ जाएगा। इसी में ही मैं कर देता हूँ। मीडियन चेक करेंगे, तो मीडियन है 8 और मीन 7 कुछ तो है। तो हम सीधा मीडियन से नल वैल्यूज़ फिल करेंगे इस लीड टाइम कॉलम में। तो इसके लिए इसी कॉलम में स्टोर करेंगे फिल करके, तो इसलिए हमने ये लिखा है। फिल करने के लिए डॉट फिल यानी बोल के फंक्शन है जो नल वैल्यूज़ को फिल करता है, और उसके अंदर ब्रैकेट में हमको जो भी वैल्यू फिल करनी है वो हमें देना है। और अभी फ़िलहाल के लिए हमें मीडियन के लिए वैल्यू फिल करनी है, मीडियन की वैल्यू। तो हम ये वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। आप सीधा ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ऐसा ही कर दीजिए। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि लीड टाइम का पूरा फिल हो चुका होगा, और बाकी जो है एक एक रो है। तो अभी एक एक रो को हम सीधा ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम df डॉट ड्रॉप यानी करके हम पूरा जो भी नल वैल्यूज़ है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये इन प्लेस जो है ना, वो क्या काम करता है मैं बताता हूँ अभी। इन प्लेस इज इक्वल टू, समझो अगर हमने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा तो वो टेम्पररी ड्रॉप कर देगा नल वैल्यूज़ को। और हमने फिर df डॉट नल इज नल को कॉल किया तो हमें वो नल वैल्यूज़ बता दिए, मतलब बता देगा, क्योंकि उसने वो जो नल वैल्यूज़ है ना वो मेमोरी में से ड्रॉप नहीं किए होंगे, सिर्फ टेम्पररी हमें दिखाने के लिए ड्रॉप किए होंगे। अगर हमने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखा तो वो पूरे मेमोरी में से ही ड्रॉप कर देता है। अभी देखो df डॉट इज नल डॉट सम, आप देख सकते हैं कि पूरा नल वैल्यूज़ अभी क्लियर हो चुका है, एक भी नल वैल्यू नहीं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, और डॉट सम लगा के भी चेक कर सकते हैं कि देखिए अभी 0 आ रहा है। इस तरह हम अपने नल वैल्यूज़ को डेटा सेट में से पूरा निकाल सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो कैटेगरिकल कॉलम्स है उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि हमें तो जो इनपुट देना होता है मशीन को वो तो सब हमें न्यूमेरिक में चाहिए होता है, और ये जो है ना ये इसमें है स्ट्रिंग वगैरह में है। ये देखिए आप देख सकते हैं इधर नो नो है, इधर नो यस यस नो बोल के है। तो हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक कैटेगरिकल कॉलम्स की लिस्ट बनाते हैं। एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, बाद में हम इसमें अपेंड कर लेंगे जो भी कैटेगरिकल कॉलम्स हैं।
मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस कोड को। डॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब इस कोड में हो क्या रहा है, पहले तो हमने एक कैटेगोरिकल कॉल नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई बनाई है, जिसमें कि हम जो भी कैटेगरिकल कॉलम है वो उसकी मतलब उसके नेम हम उसमें अपेंड कर देंगे बाद में। तो पहले तो हमको कॉलम्स चाहिए, जो भी हमारी डेटा सेट में कॉलम्स है उसके नेम चाहिए, इसलिए हमने ये कोड लिखा, ये लाइन का कोड। फिर हम क्या करेंगे, बारी बारी एक एक कॉलम के नेम में जाएंगे और उस नेम को इधर चेक करेंगे उसका डी टाइप। अगर उसका डी टाइप ऑब्जेक्ट है, डी टाइप मतलब उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, तो हम उस नेम को अपेंड करेंगे, अ, उस नेम को अपेंड करेंगे इस एम्प्टी लिस्ट में। तो ऐसे ही हमारी एक कैटेगरिकल कॉलम की एक लिस्ट बनेगी, जिसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसको रन करते हैं चलिए। अभी मैं इसको कॉल करता हूँ। तो देख सकते हैं आप, जितने भी कैटेगरिकल कॉलम्स है वो सब इस लिस्ट में आ चुके हैं। तो कैटेगरिकल कॉलम फाइंड करने के बाद हम उन कैटेगरिकल कॉलम में कितने वैल्यूज़ है वो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप बनाएंगे। वो बारी बारी कैटेगरिकल, ये जो हमने बनाया ना कैटेगरिकल कॉल नाम की लिस्ट, उसमें जाके बारी बारी एक एक कॉलम का नाम कॉल करेगा। तो इसके लिए वैल्यू काउंट करने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है वैल्यू काउंट्स, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ये फंक्शन वैल्यू काउंट्स करेगा। तो चलिए इसको रन करते हैं पहले तो। देखिए, ये जो एसक्यू फीचर है ना, ये इसके लिए एक ए वैल्यू काउंट्स है, और बाद में पोटेंशियल इशू के लिए ए यस और नो दो वैल्यू काउंट्स है, जिसमें से नो इतना है और यस इतना है, और बाकी सब के लिए वही। आप देख पाएंगे कि यस के यू छोड़ के बाकी सब में सिर्फ नो एंड यस, ये दो ही वैल्यूज़ है, ये दो ही फीचर्स कैटेगरीज है। तो इसलिए हम एक काम कर सकते हैं, इधर हम नो को जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं और यस को वन से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ये पूरा स्ट्रिंग वैल्यू जाके इंटीजर बन जाएगा। और यस के यू को क्या करना है अभी मैं बताऊंगा आपको। तो पहले तो एस के यू फीचर क्या है वो देखते हैं। उसके लिए मैं कैगल पे जाऊंगा, आपको दिखाता हूँ।
प्रिडिक्शन का मतलब डेटा सेट। ये देखिए, एसक्यू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट, यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर। ये जैसे लिखा है यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, मतलब ये हर एक प्रोडक्ट के लिए यूनिक है, मतलब इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा अपने आउटपुट में, तो इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो जाके इसे ड्रॉप, एसक्यू फीचर अभी ड्रॉप करना है, तो उसके लिए डी एफ डॉट ड्रॉप बोल के एक फंक्शन है, आपको पता होगा। इसमें पहले तो हम कॉलम का नाम डाल देते हैं, उसके बाद एक्सिस प्रोवाइड करनी होती है। एक्सिस मतलब हमें कॉलम ड्रॉप करना है या रो से, तो हमें इधर पूरा कॉलम ड्रॉप करना है, इसके लिए हम एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। 1 कॉलम के लिए होता है और 0 रो के लिए होता है। और सेम वही फंडा मैंने ऊपर बताया ना इन प्लेस के लिए, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो ये इधर भी वही काम करेगा कि अब अगर हमने इन प्लेस नहीं लिखा तो हमारे लिए टेम्पररी वो इसके यू ड्रॉप कर देगा, ना कि मेमोरी में से। तो अगर हमने बाद में डीएफ को कॉल किया तो उसमें इसके यू रहेगा, और अगर हमने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिख के किया तो मेमोरी में से ड्रॉप कर देगा। तो मैं आपको करके बताता हूँ, इधर हमने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा, तो अभी ये ड्रॉप कर देगा, इसने ड्रॉप कर दिया इधर के लिए। और फिर हमने डी एफ डॉट हेड लेके चेक किया, तो ये देखिए इधर इसकी बात आ रहा है, मतलब इसने मेमोरी में से नहीं ड्रॉप किया, सिर्फ हमारे लिए ऊपर से ड्रॉप किया है। तो इसलिए हम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखेंगे। तो अभी हम कॉल करते हैं, तो अभी देखिए इसकी इसने ड्रॉप कर दिया, तो इधर इसकी का तो पूरा मिट गया। इसके बाद हमें करना है बाकी के फीचर्स के लिए, नो की जगह 0 करना है और यस की जगह 1 करना है, तो वो करते हैं। तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, धीरे मतलब बारी बारी एक एक करके एक एक फीचर में जाके नो की जगह 0 और यस की जगह 1 करेंगे। उसके लिए फॉर आई इन वही कैटेगरिकल कॉलम, रिप्लेस बोल के एक फंक्शन है जिससे जिसका यूज़ करके हम रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी हमें रिप्लेस करना है पहले तो उसके नाम लिखेंगे, हमें एक नो एक रिप्लेस करना है, और कामा कॉमा देख के यस एक रिप्लेस करना है, और उसकी जगह क्या लिखना है वो कॉमा देके फिर आगे एक लिस्ट में प्रोवाइड करेंगे। तो हमें नो की जगह 0 करना है और यस की जगह 1 करना है। तो इधर भी वही इन प्लेस वाला रूल लगेगा। चलिए इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी रन हो रहा है। तो अभी मैं चेक करना चाहता हूँ कि हो गया क्या, इसलिए हमने डी एफ डॉट इन्फो करके हम उसका डेटा टाइप चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जिधर भी ऑब्जेक्ट टाइप टाइप का डेटा टाइप था उधर सबकी जगह इंट हो गया, इंट 64 इंट 64। तो अभी हमारा डेटा पूरा क्लीन हो गया है, हमने नल वैल्यूज़ निकाल दिए हैं, हमने जो भी कैटेगरिकल कॉलम्स है उसको हटा दिया है। तो अब हम करेंगे फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन करने के लिए हमें कोरिलेशन चेक करना पड़ता है कि अ, हमारा जो इनपुट डेटा है उसमें और आउटपुट डेटा में कोरिलेशन क्या है, मतलब अगर नेशनल आईएनवी का कोरिलेशन अगर आउटपुट के साथ है तभी हम इसको हमारे ट्रेनिंग में ले लेंगे। अगर इसमें नहीं है कोरिलेशन
तो हम इसको नहीं लेंगे। तो इसके लिए हम कोरिलेशन मैट्रिक्स चेक करेंगे, और इसके लिए एक कोड है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो चलिए कोरिलेशन मैट्रिक्स देखते हैं। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाने के लिए एक फंक्शन है डी एफ डॉट सी ओ आर आर बोल के। वो क्या करता है कि कोरिलेशन मैट्रिक्स बना देता है। तो इसमें क्या किया है कि हमें कोरिलेशन निकालना है आउटपुट वेरिएबल के साथ, और आउटपुट वेरिएबल हमारा ए है ना, वेंट ऑन ब्रेक बैक ऑर्डर। तो इसके साथ तो खुद का कोरिलेशन तो वो नहीं होगा ना, मतलब खुद के लिए तो वो 100% रिलेटेबल होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे। इसलिए हमने इधर लिखा है कि ड्रॉप वाई फ्रॉम द कोरिलेशन मैट्रिक्स सिंस इट विल बी वन। तो कोरिलेशन का क्या होता है, कोरिलेशन मैट्रिक्स का, कि हम जितने भी जीरो से दूर जाते हैं वन के करीब, उतना हम कोरिलेट होते हैं आउटपुट वेरिएबल के साथ। तो हम जितना जीरो के नज़दीक आएंगे उतने ही हम कोरिलेट नहीं होंगे आउटपुट वेरिएबल के साथ। तो निगेटिव होगा तो भी चलेगा, लेकिन जीरो के मतलब जीरो के पास नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको एनालाइज करके कुछ फीचर्स निकालेंगे कि वो जीरो से दूर है, नेगेटिव होंगे तो भी चलेगा लेकिन जीरो के पास नहीं होने चाहिए। तो हमने ये सब फीचर्स निकाले हैं कि वो कोरिलेट हो सकते हैं कि आउटपुट वेरिएबल के साथ। तो अभी हम इन फीचर्स को लेके ही अपने आगे के सब काम करेंगे। ये हमारे फाइनल फीचर है। तो यहाँ तक फीचर सिलेक्शन हो गया। इसके बाद हम एक्स और वाई में डेटा को स्प्लिट करेंगे पहले तो एक्स हमारे हो गए ए फीचर्स, और वाई हो गया इवेंट ऑन बैक ऑर्डर हो गया हमारा वाई। इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, तो और एक्स और वाई बन गए। हम इसकी शेप चेक करते हैं, मतलब आपको पता चलेगा कि कितने हम कॉलम्स ले रहे हैं। एक्स डॉट शेप और वाई डॉट शेप, प्रोजेक्ट नॉट कॉलेबल, सॉरी। शेप एक फंक्शन नहीं है एक्चुअली में। आप देख सकते हैं कि हम जो हमारा एक्स है उसमें 12 फीचर्स है और इतने सारे मतलब रोज है, और जो वाई है उसमें हमारा एक ही फीचर है। तो ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा डेटा विजुलाइज करेंगे। हीट मैप का यूज़ करके हम डेटा विजुलाइज करेंगे। तो इसके लिए हमें सीबॉर्न की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। उसके बाद हम हीट मैप ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम हीट मैप को रिलेशन मैट्रिक्स के ऊपर ड्रॉ करेंगे, मतलब अगर वो कोरिलेट होगा तो कैसा कलर दिखाएगा, और कोरिलेट नहीं होगा आउटपुट फीचर के साथ तो कैसा कलर दिखाएगा। तो हम उसके लिए कोड लिखेंगे। तो पहले तो हम कोरिलेशन फाइंड करेंगे, और ये हमारा हीट मैप है। इसमें हम इस बेसिस पे हम हीट मैप ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो हम कोरिलेशन के बेसिस पे। अगर हम
फिगर की साइज भी सेट कर लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी फिगर हो जाएगी। तो रन करते हैं इसे। इसे रन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ये रन हो गया है, लेकिन अभी इसमें ये वैल्यूज़ नहीं दिखा रहा, इसलिए हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। नॉट बोल के है, मतलब अनोटेशन। नोटेशन ट्रू करने के बाद अब ये हमारी वैल्यू दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू भी दिखा रहा है, मतलब कितनी वैल्यू है कोरिलेशन की। तो ये देखिए इधर 1 1 दिखा रहा है, मतलब ये अ, खुद का खुद के साथ रिलेशन है, इसलिए वो 1 1 दिखा रहा है। तो अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमको क्या करना है, जो आउटपुट फीचर है ना, उसके हम उसकी वैल्यूज़ काउंट करेंगे। हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ है और कैसा है, मतलब वो आउटपुट फीचर बाइनरी क्लासिफिकेशन है या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, इसलिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो इसमें कैटेगरीज है, 0 और 1। और उसमें 0 जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, मतलब वो प्रोडक्ट हमारा बैक ऑर्डर पे नहीं गया, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। और जो 1 है, मतलब प्रोडक्ट हमारा बैक ऑर्डर पे चला गया, उसकी वैल्यू थोड़ी कम है, थोड़ी मतलब बहुत कम है। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो है वो मॉडल पूरा बायस हो जाएगा। हम जैसे भी हम इनपुट देंगे, तो हर बार वो हमें 0 ही बताएगा, मैक्सिमम टाइम तो वो 0 ही बताएगा, क्योंकि हमने ट्रेनिंग के वक़्त ज़्यादा डेटा तो 0 का ही दिया है ना, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्शन के टाइम पे 0 ही बताएगा। इसलिए हमें क्या कराएगा, हमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये 0 और 1 की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं रीसैम्पलिंग। हम डेटा को रीसैम्पल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इधर ओवर रीसैम्पलिंग का यूज़ कर रहा हूँ, आप अंडर रीसैम्पलिंग का भी कर सकते हो। एक्चुअली अंडर रीसैम्पलिंग मतलब क्या होता है कि हम अ, जितने भी मिनिमम जो कैटेगरी है, हम मैक्सिमम कैटेगरी को उस मिनिमम कैटेगरी के पास लाके छोड़ देते हैं। मतलब अभी ये देखो, इधर 1 जो है वो इतनी बार है, तो हम क्या करेंगे अंडर सैम्पलिंग में, 0 को हम इतनी ही वैल्यू रखेंगे 0 की, मतलब 11,293 ही वैल्यू रखेंगे 0 के, बाकी सब ड्रॉप कर देंगे, उसको बोलते हैं अंडर सैम्पलिंग। और ओवर सैम्पलिंग जो होता है, तो ओवर सैम्पलिंग क्या करता है, वो दोनों को ऐड करके टोटल वैल्यू बढ़ा देता है, कम नहीं करता है। तो हम इधर ओवर सैम्पलिंग करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इधर दोनों भी 0 और 1 सेम बन चुके हैं, और इतनी 0 जितना है उतने ही 1 बन चुका है। तो अभी हमारा डेटा सेट भी बैलेंस हो चुका है, सब डेटा सेट रेडी है, क्लीन हो गया है। हमने नल वैल्यूज़ फाइंड की, फिर हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स के करके फीचर सिलेक्शन किया, फिर एक्स और वाई में फिर डेटा सेट को डिवाइड किया, फिर हमने कुछ कैटेगरिकल कॉलम्स को हैंडल किया, फिर उसके बाद हमने रीसैम्पलिंग करके डेटा को बैलेंस करा दिया। तो अभी हम डेटा सेट को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट में स्प्लिट करेंगे। और ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हमारा डेटा सेट अभी स्प्लिट हो चुका है।
तो हम अभी चेक करते हैं कि शेप क्या है उसमें। तो देखिए, एक स्ट्रेन में बहुत सारा डाटा है और एक टेस्ट में थोड़ा ही है, मतलब 20% होगा। तो इसके बाद आता है हमारे मॉडल ट्रेनिंग का पार्ट। तो चलिए हम दो एल्गोरिदम का यूज़ करके मॉडल ट्रेनिंग करते हैं। पहले तो डिसीजन ट्री क्लासिफायर और उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। जैसा कि हमारे आउटपुट फीचर्स में सिर्फ दो ही क्लास है, वन और ज़ीरो। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। बेसिकली ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए हम इधर डिसीजन ट्री क्लासिफायर और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले हम डिसीजन ट्री का यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ हमने डिसीजन ट्री क्लासिफायर इंपोर्ट किया। ये जो एल्गोरिदम है ये साइकिट लर्न लाइब्रेरी में ट्री मॉडल में अवेलेबल है। तो इसके बाद हमें एक्यूरेसी भी चेक करनी है, तो इसलिए हम एक्यूरेसी स्कोर हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखना है, इसलिए हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी इंपोर्ट किया। उसके बाद हम मॉडल को कॉल करेंगे डिसीजन ट्री क्लासिफायर को। तो हमने इधर एक इंस्टेंस बनाया मॉडल अंडरस्कोर वन बोल के। तो यहाँ हमारा ट्रेनिंग चालू होता है मॉडल वन डॉट फिट बोल के। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन हम उसमें इनपुट एंड आउटपुट फीचर्स प्रोवाइड करेंगे, तो मॉडल ट्रेन हो जाता है। उसके बाद हम प्रिडिक्शन करेंगे, और जो भी प्रिडिक्शन है हमारा वो टेस्ट डाटा पे होगा। उसमें हम इसलिए हम इधर एक्स टेस्ट पास कर रहे हैं। वो भी जो भी प्रिडिक्शन है वो हमारा इस वाई प्रेड अंडरस्कोर वन में स्टोर होगा, क्योंकि वो हमें लगने वाला है बाद में एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो इधर हम एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। एक्यूरेसी स्कोर जो हमारा ये जो वाई टेस्ट है वो ओरिजिनल वैल्यूज़ है, और वाई प्रेड वन है ये जो हमने प्रेडिक्ट किया वो वैल्यू है, यहाँ देख सकते हो आप। तो हमने एक्यूरेसी स्कोर इसमें स्टोर कर दिया। उसके बाद सेम वही फंडा इधर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में भी लगेगा। वाई टेस्ट जो ओरिजिनल वैल्यूज़ और वाई प्रेड अंडरस्कोर वन ये प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो हम इधर देख सकते हैं कि हमने वो प्रिंट किया है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्कोर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक्यूरेसी स्कोर बहुत ही अच्छा आया है, 95% ऑलमोस्ट आया है। तो ये रहा हमारा डिसीजन ट्री क्लासिफायर। उसके बाद हम देखेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने इंस्टेंस बना लिया एक। उसके बाद हमने ट्रेनिंग कर दी, सेम वही मेथड यूज़ किया है जैसे डिसीजन ट्री में किया था। वही इधर हमने वाई प्रेड अंडरस्कोर टू में हमारा प्रेडिक्शन स्टोर कर लिया, और एक्यूरेसी स्कोर और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इधर फाइंड कर रहे हैं। तो एक्यूरेसी स्कोर ऑफ रैंडम फॉरेस्ट वो भी लगभग लगभग सेम ही आ रहा है, 95.63%। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो मॉडल अभी बना है उसको हम स्टोर करेंगे। तो हमारा मॉडल स्टोर करने के लिए आपको पता ही होगा एक लाइब्रेरी है जॉबलिब बोल के, हम उस पे स्टोर करते हैं। तो उसको हम पहले तो इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद जॉबलिब डॉट डंप मतलब हम स्टोर करेंगे हमारा मॉडल। तो हमें जो भी मॉडल स्टोर करना है उसका नाम, तो हम अभी डिसीजन ट्री स्टोर करेंगे। रैंडम फॉरेस्ट थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए हमने डिसीजन ट्री स्टोर करेंगे। तो उस मॉडल का नाम, तो मॉडल नेम, और इधर हम देंगे फाइल नेम। तो हमारा फाइल नेम इधर बैक ऑर्डर नाम का फाइल नेम है, वहाँ स्टोर कर लेंगे। हमने फाइल बनाई है बैक ऑर्डर अंडरस्कोर मॉडल, उसमें हम स्टोर करेंगे। चलिए रन करते हैं। तो हमारा जो भी मॉडल है उस इस फाइल में सेव हो गया है। अभी ये मॉडल है ना, ये मॉडल हमको यूज़ करना है वी एस कोड में, इसलिए हमने वो हमारे सिस्टम में स्टोर कर दिया है। तो चलिए अब हम वी एस कोड पे चलते हैं। तो मैंने इधर एक यूट्यूब नाम से फ़ोल्डर बनाया है, आप इधर देख सकते हो। तो पहले तो आपको एक फ़ोल्डर बनाना है एक, उसमें 3 फ़ोल्डर बनाने हैं। बेसिकली 2 फ़ोल्डर बनाने हैं, एक तो स्टैटिक बोल के और दूसरा टेम्पलेट्स बोल के। नाम यही होने चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, स्टैटिक ही होना चाहिए और टेम्पलेट्स ही होना चाहिए, आप देख सकते हो इधर। और एक फ़ाइल बनाइए जिसमें हमारा ऐप होगा, डॉट पी वाई पाइथन की फ़ाइल है ये।
स्टैटिक में आप स्टोर करेंगे जो भी हमारी इमेजेस वगैरह है वो, और हम जो भी स्टाइलिंग कर रहे हैं वो सब हम स्टैटिक में स्टोर करेंगे। और टेम्पलेट्स में हमारा HTML कोड रहेगा। तो इधर हमारा HTML कोड है, उसके बाद इधर CSS का कोड है। तो बेसिकली हमने HTML का कोड यूज़ करके इधर एक फॉर्म बनाया है जिसमें हमारे इनपुट्स है, जो हम मतलब जो फीचर्स थे हमारे ट्रेनिंग के टाइम तक, वो फीचर्स इधर है। आप देख सकते हैं नेशनल इन्वेंट्री, लीड टाइम, सेल्स 1 मंथ, ये सब हमारे फीचर्स है। उतने इनपुट्स बनाए हैं, इधर सबमिट बटन बना है। और और इधर पहले तो हमने रूट किया हमारे ऐप को। नीचे एक फंक्शन बनाया है और वो फंक्शन रिटर्न करेगा हमारा जो भी फॉर्म है वो रिटर्न करेगा। और उसके बाद और एक रूट बनाया है, वो क्या करेगा, अगर हमने फॉर्म में जो भी इनपुट वैल्यू दिए हैं वो सब इनपुट इधर लेके आएगा इस फ्लास्क ऐप में। तो इसके लिए ये फंक्शन है डेफ ब्रेन बोल के। तो ये सब हमारे इनपुट्स है, ये इनपुट्स हम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करके हम ले सकते हैं। और ये हमारे वैल्यूज़ है जो भी इनपुट्स है अब इसमें आ चुके हैं। तो अभी कुछ नहीं, जॉबलिप डॉट लोड करके हमारा जो भी मॉडल है उसको हम लोड करेंगे मॉडल को। और उसमें वैल्यू जो है वो एरे के फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए हमने एरे इज इक्वल टू वैल्यू करके कर दिया इधर। और बाद में हमने मॉड्यूल डॉट प्रिडिक्ट करके वो एरे पास कर दिया इसमें। तो हमारा जो इनपुट मतलब जो भी अभी आउटपुट आएगा, ये इनपुट एरे इनपुट देने के बाद उसको हम पेज में दिखाने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं हमारे एक पेज के ऊपर, इसलिए हमने इधर कर दिया। बेसिकली हमारे आउटपुट क्लास में दो क्लास है आउटपुट फीचर में, एक है 1 और 0। अगर 1 होगा तो प्रोडक्ट वो बैक ऑर्डर पे नहीं गया होगा, इसलिए हमने इधर लिखा है कि अगर आई 0 है, आई मतलब इसमें एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एक लिस्ट के मतलब एरे के फॉर्म में हमारा आउटपुट होगा। तो इसलिए हमने इधर फॉर लूप लगाया है। तो फॉर आई इन एक्यूरेसी, ये जो एक्यूरेसी है उसमें अगर एक्यूरेसी 0 है तो मतलब प्रोडक्ट बैक ऑर्डर पे चला गया, और एक्यूरेसी अगर 1 है तो डिड नॉट गो ऑन बैक ऑर्डर, ये रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसको रन करते हैं सेव करके। ओ सॉरी, इधर रिक्वेस्ट हमने फिर से इसको सेव करते हैं। रिक्वेस्ट का स्पेलिंग इधर गलत हो गया, रिक्वेस्ट सेव करके इसको और रन करके। ये देखिए ऐसा हमारा स्क्रीन होगा, इस पे हम इनपुट डालेंगे। और ये जो है वो 1 और 0 में इनपुट है, तो इसलिए हमें 1 और 0 ही डालेंगे इधर। इधर लिखा है ये 1 और 0। तो हम जैसे ही प्रेडिक्ट पे करेंगे तो इधर आएगा प्रोडक्ट वेंट ऑन बैक ऑर्डर। तो ऐसा हमारा प्रोजेक्ट है, ऐसे हमारे पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। अभी इसको डिप्लॉय करना बाकी है, तो डिप्लॉयमेंट पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा।
तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और हमारे चैनल विजन प्रोग्रामर को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।